सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, जो कि कंसिस्टेड है दो नाम से, एक एटम है और एक मॉलिक्यूल है। अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम का एक पर्टिकुलर जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जो कि नेचर में हमें सबसे पहले मिला था, जिसकी हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की, तो हमें एटम की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई दी थी अकॉर्डिंग टू दी बोहर मॉडल, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे एटम से रिलेटेड, इसीलिए पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को सेपरेटली इंडिविजुअली समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों को एटम से रिलेटेड थ्योरीज पढ़नी हो, एटम्स की स्टडी करनी हो, तो आपको सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि एटम्स क्या होता है, कैसे ये एक्ट करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल के साथ भी यही काम होगा। एटम जो होते हैं इंडिविजुअली सिंगल पार्टिकल होता है, सिंगल चीज़ होती है, अकेला। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट टू एटम्स एक साथ कनेक्टेड हों। दो एटम एटलीस्ट एक साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है मॉलिक्यूल। और मोर देन टू कितने भी एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, दो से ज़्यादा आप कितने भी एटम्स को कंबाइन कर दीजिए, वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें एटलीस्ट कितने एटम चाहिए होंगे? दो। क्या बनाने के लिए? एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई चैप्टर के नाम से रिलेट, कि भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, और एटम्स से ही क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अगर मॉलिक्यूल को समझना है तो पहले आपको एटम समझना होगा। इसमें जो सबसे पहली बेसिक चीज़ आती है वो ये कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को मेंशन किया है इन दी पिक्चर। तो सबसे पहली जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है दैट इज़ टेबल, सेकेंड वन इज़ ऑफ रॉक, थर्ड वन इज़ ग्लास ऑफ वाटर एंड द फोर्थ वन इज़ सिलेंडर। हमने ये चार अलग अलग टाइप की इमेजेस यहाँ पर मेंशन की। अब अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स, अगर मैं इनके पर्टिकुलर वेट की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा भारी क्या चीज़ दिखने वाली है मुझे? सबसे भारी मेरे सामने ये सिलेंडर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये ऑलमोस्ट 30 केजी के अप्रॉक्सीमेट होता है। इसको हम इसका एग्जैक्ट वेट लेकर के चल रहे हैं, 30 केजी के अप्रॉक्सीमेट। और अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर की बात करता हूँ तो इसका वेट कम होगा। ये रॉक की बात करता हूँ तो इसका वेट कम होगा। और इसका बात करता हूँ टेबल का, तो इसका वेट भी कम होगा। लेकिन सबसे कम किसका होगा? ग्लास ऑफ वाटर का होगा। यानी कि हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं। और वो जो सारे मटेरियल्स हैं इन सभी के पास अपना एक पर्टिकुलर मास होता है, अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है। हर किसी सब्सटेंस के पास मास होता है, लेकिन जब वो ग्रेविटी के अंडर काम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हैविंग सम मास और पर्टिकुलर वेट, ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी ये मटेरियल हैं, जितने भी आर्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मैटर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज़ कंसिस्टेड ऑफ मैटर। और मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटी छोटी चीज़ों में हम उनको डिवाइड करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मैटर की डेफिनेशन हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि मैटर हर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसके पास अपना एक मास होता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब ये जो मैटर था वो पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब यही एटम हम इस पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। तो लर्निंग आउटकम्स क्या निकलने वाले हैं इस चैप्टर से, और हमारे क्या क्या प्रोस्पेक्टिव रहने वाले हैं, क्या क्या गोल्स रहने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। यहाँ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और पोस्टुलेट डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, और एटम की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे सिंबल्स की हेल्प से एलिमेंट्स का, जो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी कराया था, जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर सिंबल दिखा करके नेम लर्न कराए थे, या फिर नेम दिखा करके हमने उनका सिंबल भी आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ये भी हमने आइडेंटिफाई किया था, लेकिन ये हमने एटॉमिक नंबर के लिए किया था। डिफाइन मॉलिक्यूल, फिर हम जब एटम डिस्कस कर चुके होंगे हम मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे, आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे, वैलेंसीज डिस्कस करेंगे, और केमिकल फॉर्मूला लिखने के रूल हम डिस्कस करेंगे। देन मॉलिकुलर मास का हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन मोल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो ये कॉमन चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पे, ये हमारे लर्निंग आउटकम्स या फिर पर्टिकुलर लर्निंग गोल्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारे पास एक फिलोसफर आए थे, महर्षि कनाद, जो चैप्टर का बेस है, जो चैप्टर का बेस बनाता है। दिस इज़ द पार्ट। तो ये महर्षि कनाद जो थे, ये आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये महर्षि कनाद ने सबसे पहले हमें ये पोस्टुलेट दिया था, सबसे पहले हमें ये बताया था कि जो मैटर होता है, अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, हिंदी में इसका नाम होता है मैटर का पदार्थ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पदार्थ। तो ये हिंदी में नाम बोला जाता है इसका पदार्थ।
तो इन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है पर्टिकुलरली, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटता चला जाता है, ब्रेक होता चला जाता है। और जब हम इसको कंटिन्यूसली तोड़ते रहें, ब्रेक करते रहें, तो एक एंड लिमिट ऐसी आती है, एक एंड पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर ये टूटना बंद हो जाता है। जिस जगह पर ये टूटना बंद हो जाता है उस चीज़ को हम कहते हैं परमाणु, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है एटम। क्या बोला जाता है? एटम। हिंदी में नाम है परमाणु और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं एटम। मीन्स महर्षि कनाद का ये कहना था कि आप किसी भी मैटर को तोड़ सकते हैं, और अगर आप उसे तोड़ते हैं तो आप उसको फर्दर ब्रेक करने की कोशिश करें। आपने एक बार ब्रेक किया, मान लीजिए सपोज मेरे पास एक बड़ा मैटर है, इस बड़े मैटर को मैंने हैमर किया, यानी हैमरिंग करी इसके ऊपर, और ये अपने अंदर से कुछ ऐसे 6-7 टुकड़ों में टूट गया। मैंने और ज़्यादा हैमरिंग करी तो ये साइज़ और भी छोटा हो गया और ये और भी ज़्यादा एटम्स में ब्रेक हो, मतलब पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया। मैंने और ज़्यादा हैमरिंग करी तो ये बन गया पाउडर। अब जब पाउडर बन गया तो ये छोटे छोटे इस टाइप के पार्टिकल्स हमें दिखाई दिए। अब मैं इस पाउडर के पार्टिकल्स को और ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकता और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अंदर ब्रेक होने की टेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है। अब ये मोनो यूनिट बन चुके हैं। इसी पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं परमाणु, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एटम। तो महर्षि कनाद थे सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले फिलोसफर जिन्होंने बताया था किसी आप मैटर को आप ब्रेक कीजिए तो आप एक मैटर को ब्रेक करके एटम्स बना पाएंगे जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर उसके बाद पकुदा कात्यानम आए और उन्होंने बताया कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये आपस में कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। एक जगह एग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेंगे, एक जगह बहुत सारे इकट्ठे होकर के मिलेंगे, जो कि क्या बनाते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं और अलग अलग टाइप के मैटर की क्रिएशन करते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी का एक आइडिया आया। एक ग्रीक फिलोसफर थे हमारे, ग्रीक फिलोसफर जो थे, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, जिनका नाम था डेमोक्राइटस और ल्यूसिपियस। दोनों ने मिलकर के सोचा कि अभी महर्षि कनाद आए थे और महर्षि कनाद ने कहा कि हम जब किसी भी पर्टिकुलर मैटर को तोड़ते हैं तो एक लिमिट ऐसी आती है जहाँ पर वो इनडिविजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनडिविजिबल, यानी वो ब्रेक नहीं हो पाता। तो इन दोनों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें। भाई महर्षि कनाद ने तो कह के छोड़ दिया। ये डायग्राम, ये जो पिक्चर हैं, ये पर्टिकुलर डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस की हैं, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि एक जो मैटर है हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर हम स्टडी करेंगे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें ऑब्टेन होंगे। तो ये महर्षि कनाद की बातों को फॉलो करते चले गए। ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे दोनों ने क्या काम किया? जो मैटर था उसको तोड़ने की कोशिश करी, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें मिले। उन्होंने उसको और फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन वो उसको डिवाइड नहीं कर पाए। तो डेमोक्राइटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जो लास्ट लिमिट मिली थी, ऐसी वाली जो फॉर्म हमें मिली थी लास्ट में पाउडर्ड फॉर्म बनने के बाद, जिसको वो और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाए, वो इनडिविजिबल जो पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया गया एटम्स का। इस टाइम पर, डेमोक्राइटस के टाइम पर, ये पर्टिकुलर फिक्स नाम जनरेट हो गया और चाल चलन में आ गया कि अब जो भी चीज़ ऐसी होगी जो इंडिविजिबल होगी उसको हम एटम का नाम देंगे। एटम को ग्रीक लैंग्वेज में AOTOM के नाम से लिखा जाता है। अगर मैं इसका आपको ग्रीक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन देता हूँ तो वो ये होता है, AOTOM दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ए का मतलब होता है यहाँ पे नॉन, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। ये ग्रीक लेटर है एटम, जिसको हम कंबाइनली अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल या फिर नॉट डिविजिबल। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस की जब बात आई, डेमोक्राइटस ने और दूसरे अदर फिलोसफर्स ने स्टडी करी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करी या फिर स्टडी करने की कोशिश करी, तो उन्हें डे बाई डे अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस देखने के लिए मिली। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे चाय का बनना और दूध का दही बनना, या चीज़ का बनना, यानी कि हम पनीर भी बना लेते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि हमारे पास जो मटेरियल था, जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, वो तो सेम है। क्या चीज़ है वो? मिल्क है। लेकिन मिल्क से एक बार हमने क्या बनाई? टी। एक बार हमने बनाया कर्ड, एक बार हमने बनाया जो चीज़ है, पनीर बना लिया हमने एक बार। तीनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिफरेंट डिफरेंट थी। चाय की प्रॉपर्टी कुछ और थी, कर्ड की प्रॉपर्टी कुछ और थी,
चीज़ की प्रॉपर्टी कुछ और थी। यानी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भले ही सेम हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट मिलेगा, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो जैसे जैसे डे बाय डे स्टडी होती गई, केमिकल रिएक्शंस पे स्टडी होती चली गई, वैसे वैसे हमें नए नए टाइप के कुछ एडिशंस मिलते चले गए, नए नए टाइप के सब्सटेंसेस की जनरेशन हमें देखने के लिए मिलती चली गई। उसी के बिहाफ पे एक टर्म जनरेट हुई, केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ से आप लोगों के लिए 9th स्टैंडर्ड पर इस चैप्टर में से, कि ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, कि ऐसा क्या हुआ कि जो मिल्क था वो टी में कन्वर्ट हो गया, जो मिल्क था वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, या जो मिल्क था वो चीज़ में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि दूध के साथ ऐसा क्या हुआ था कि हमारे पास ये 3 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जनरेट हो गए। तो ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस के अंडर गो टी जनरेट हुआ, कर्ड जनरेट हुआ और चीज़ जनरेट हुआ, उसको नाम दिया गया केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब द प्रोसेस बाय विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रोडक्ट एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा मेरे पास है वाटर, मेरे पास है शुगर, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया और मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया शुगर सॉल्यूशन, मुझे मिल गया शुगर सॉल्यूशन। अब ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट। हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये आफ्टर दी मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड शुगर मिला, अपने आप अपनी मर्जी से तो नहीं बना, मुझे क्या करना पड़ा, वाटर को शुगर में मिलाना पड़ा, तभी मुझे क्या मिला, शुगर का सॉल्यूशन मिला। मीन्स क्या हुआ, ये जो वाटर था और ये जो शुगर थी, ये दोनों क्या कहलाए, रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स क्यों कहलाए, क्योंकि रिएक्टेंट्स आर दोज स्पीशीज विच पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन। ये वो स्पीशीज़ हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती हैं। ये कॉमन सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हमेशा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देते हैं, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के लास्ट में ऑब्टेन होते हैं, रिएक्शन के लास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दो स्पीशीज़ की डेफिनेशन एग्जामिनेशन में कई बार पूछ ली जाती है, आप लोगों को बहुत ध्यान से ये डेफिनेशन को याद रखना है। तो अगर अब मैं इसको केमिकली एक रिएक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास दो अलग अलग टाइप के, दो मैंने क्या ले लिए, रिएक्टेंट्स ले लिए। सपोज़ कि मैंने एक रिएक्टेंट लिया ए, एक रिएक्टेंट मैंने लिया बी। ये दोनों रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। जब ये दोनों कंबाइन हुए तो मैंने कहा कि मेरे पास प्रोडक्ट बने सी और डी। या फिर ऐसा पॉसिबल है, चलिए एक जनरल एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक कार्बन मैंने लिया, ऑक्सीजन मैंने लिया। जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं तो O2 हमेशा किस फॉर्म में मिलती है, डायटोमिक फॉर्म में मिलती है ऑक्सीजन। तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किसने दिया, कार्बन और ऑक्सीजन ने, और बना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाए, ये दोनों कहलाए रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट क्या कहलाए, ये कहलाया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी वाली साइड लिखा है, राइट साइड लिखा है, राइट साइड ऑफ द रिएक्शन, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ लिखे हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शंस लिखे हैं। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें हमारे पास होंगी, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। अब हम इन रिएक्शंस को स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपने रिएक्शन को गर्म किया या फिर आपने रिएक्शन को कूल किया। गर्म करते हैं तो ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनाते हैं, जब कूल करते हैं तो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनाते हैं। या कई बार ऐसा होता है जैसे हम अपने घरों में छोले राजमा वगैरह उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो हम उसमें डाल देते हैं सोडा, बेकिंग सोडा। तो वो जो बेकिंग सोडा हमने डाला है वो एक एक्सटर्नल सब्सटेंस था, वो एक्सटर्नल मटेरियल था जिसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। क्या नाम देंगे हम इसको यहाँ पे, कैटलिस्ट। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर में आगे आएंगी डेफिनेशंस, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हम फॉर्मली इसके साथ आगे की तरफ बढ़ें और ये सब चीज़ें हमारी चीज़ों हमारे साथ बढ़ती चली जाए। तो अगर मान लीजिए कि सपोज़ मैं एक और पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ कि व्हेन वी मेक टी वी ऐड शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर। चार चीज़ें मिलाई, भाई सही बात है, पानी भी डालते हैं हम, प्लस उसमें हम डालते हैं शुगर, उसमें हम डालते हैं टी पत्ती, यानी कि उसमें हम डालते हैं मिल्क, और इसको कर देते हैं हम बॉईल, गर्म कर देते हैं।
चारों चीज़ें अगर गर्म नहीं करी मिला के तो भी चाय नहीं बनेगी, सीधी सी बात है, आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक मिक्सचर मिलेगा और उसको एज इट इज़ पी लेना बिना चाय के, है ना। चाय का टेस्ट नहीं आ पाएगा उसमें। तो हमने करना क्या है, ये जो चार चीज़ें ली थी इन चारों चीज़ों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद टेम्परेचर रेज किया, मीन्स हमने एक रिएक्शन कराई। क्या कराया हमने, रिएक्शन कराई। अब जब रिएक्शन हो गई तो हमें क्या मिला बन के, हमें चाय मिली। ये जो चाय यहाँ लिखी है ये पत्ती है, टी लीव्स हैं, और जो हमें मिलेगा एज अ रिजल्ट या एज अ प्रोडक्ट वो क्या होगी, चाय। वो क्या कहलाएगी, टी कहलाएगी वो। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से। और इंटरनल केमिकल रिएक्शन जो होती है वो वाटर, शुगर, टी, मिल्क चारों के बीच में होती है। नेक्स्टली अगर मैं बात करता हूँ इसमें आगे, तो हमारे पास एक लॉ आ जाता है जो कि एंटोनियो लेवोइज़ियर ने दिया था। साइंटिस्ट के नाम आप लोगों को याद रखने हैं जो रिसर्चर थे इन पर्टिकुलर लॉज के। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सबसे पहला लॉज है, और ये हर जगह हर केमिकल रिएक्शन में फॉलो होता है। इसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं फॉलो हो सकती। मीन्स अगर मैंने लिखा कि ए और बी आपस में कंबाइन हुए और उन्होंने सी और डी बनाया, तो इसका मतलब ये होगा कि कंबाइन मास ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू दी कंबाइन मास ऑफ सी एंड डी। जितना मास ए और बी मिलकर के बनाएंगे उतना ही मास सी और डी मिलकर के बनाएंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन इस रूल को फॉलो करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलो हुआ है। अभी डेफिनेशन क्या है कि देयर आर टू मेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एज एस्टेब्लिश्ड बाय लेवोइसियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। दो लॉज बने थे, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बना था, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनिट प्रोपोर्शन बना था। लेवोइसियर देने वाले कौन थे, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। जोसेफ एल प्राउस्ट कौन थे, जिन्होंने कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। ये दोनों लॉज इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को हमें करना है। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता हूँ तो मैं इसको एक केमिकल रिएक्शन के हेल्प से समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक केमिकल रिएक्शन ली, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। बोलने का तरीका क्या है, ए प्लस बी गिव्स, इसको बोलते हैं गिव्स, और ये बन गया सी प्लस डी। यानी ए और बी आपस में कंबाइन हुए और सी और डी नए प्रोडक्ट हमारे पास बन गए। तो सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स का मास लिखिए। मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए जो है वो H2 है, रिएक्टेंट बी जो है वो O2 है। जो रिएक्टेंट सी और डी बन रहा है उसकी जगह कंबाइन फॉर्म में बन रहा है वाटर मॉलिक्यूल। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल बना तो मैंने यहाँ पर 2 लगा करके इस रिएक्शन को कर लिया बैलेंस। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे हम सीखेंगे रिएक्शन को बैलेंस करना चैप्टर में। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में लॉ ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट क्या थे, ए प्लस बी, तो मास ऑफ रिएक्टेंट को क्या रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ ए प्लस बी। मास ऑफ प्रोडक्ट को क्या लिखूंगा, मास ऑफ सी प्लस डी, ये रहा। और रूल ये कहता है, लॉ ये कहता है कि आपके रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक जनरल एग्जांपल H2 प्लस O2 प्लस 2H2O के लिए अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन का मास कितना, हाइड्रोजन का मास होता है 1। टोटल हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4, तो कितना मास हो गया, 4 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 कितनी बार आएंगे, 2 बार, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 16 हो गया। काउंट अगर मैं इसको करता हूँ तो ये कितना बनेगा, 16 टू ज़ा 32, और ये प्लस का 4 एज इट इज बना रहेगा, दैट इज इक्वल टू 36। अब मैं राइट वाली साइड देखता हूँ, राइट वाली साइड पे बन रहा है 2H2O, तो 2 तो एज इट इज आएगा क्योंकि टोटल 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के कितने आएंगे, 1 इंटू 2, क्योंकि हाइड्रोजन का वैसे तो 1 होता है लेकिन एटम 2 आ रहे हैं, और प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा 16। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा, 1 इंटू 2 प्लस 16, काउंट करिए 16 और प्लस 2 कितना हो गया 18, और 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे भी, 18 इंटू 2 इज 36। ये आ गया मेरे पास मास। तो अब आप ये देखिए कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कैसा है, आपस में इक्वल है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। अगेन मैं इसको एक और जनरल एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ कि मैंने लिया C, यहाँ मैंने ले लिया O2 और बन गया क्या, CO2। तो अब जो रिएक्टेंट है वो है कार्बन। कार्बन का जो मास होता है अगर मैं देखूँ तो वो होता है 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टू जो कितने हो जाएंगे 32। हमें टोटल मास लेना है,
इधर देखते हैं, यहाँ कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन कितनी बार 2 बार, तो 16 2 ज़ा 32, काउंट कर लीजिए ये टोटल कितना गया 44, राइट में भी कितना आ गया 44। मीन्स प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो मास है वो कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। अगेन मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर सपोज कि आप लोगों को थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे याद करना पड़ेगा मास, पर्टिकुलर एटम्स का, एलिमेंट्स का मास याद करना पड़ेगा, और वो मास की एक पर्टिकुलर टेबल और लिस्ट मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को वो पर्टिकुलर एटम के लिए मास की वैल्यू को याद करना है। आफ्टर देन हम आसानी से कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई कर पाएंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन पर। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करूँ, या तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लीजिए या डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो इट स्टेट्स दैट द एलिमेंट्स कंबाइन इन देयर डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास टू गिव कंपाउंड्स। अगर कोई एक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, तो उसके एटम्स आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। मतलब डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है आप एक मॉलिक्यूल बनाइए किसी कंपाउंड का। मान लीजिए सपोज मैंने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाया H2O। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप 1,00,000 मॉलिक्यूल बनाइए, तो क्या आप H2O की वैल्यू बदल सकते हैं? क्या आप H2O को बदल देंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन फिक्स रखना पड़ता है। मीन्स आप एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो भी हाइड्रोजन 2 आएंगे और ऑक्सीजन 1 आएगा। आप 1,00,000 मॉलिक्यूल बनाइए तो भी आप एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन रखेंगे। तो पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन कैसा होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये स्टेटमेंट है इस लॉ की जो आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:8। देखो ये मैंने H2O लिया, H2O में हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1, और जो ऑक्सीजन का मास होता है वो होता है 16। लेकिन यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं 2, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 2:16 का रेशो हो गया। हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, मतलब 2 मास आ रहा है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का मास आ रहा है 16। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ इनके HCF से, 2 और 16 का HCF कितना आता है 2 आता है, तो 2 से 2 1 जा 2 कट जाएगा, 2 8 जा 16 कट जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास फिक्स रेशो कि अगर वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा ही 1:8 के रेशो में अप्लाई होंगे, 1:8 के रेशो में ही जुड़ेंगे। अब चाहे आप एक मॉलिक्यूल बनाएं या फिर 1,00,000 मॉलिक्यूल बनाएं। मान लो सपोज़ कि मुझे बनाना है, डिकम्पोज करना है, मुझे वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करना है, H2O को हीट कर दो। जब आप हीट करते हैं तो ये H2 अलग करता है और ऑक्सीजन को अलग करता है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम का होता है 16 मास, तो 2 का कितना हो गया 32। हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 मास, 2 का कितना हो गया 2। तो रेशो क्या मिला 2:32। जब आप इसको डिवाइड करने वाले हैं, अच्छा बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी रिएक्शन की, तो आपने यहाँ लगाया 2। अब बैलेंसिंग करने के लिए हाइड्रोजन हो गए 4, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। मीन्स ये हुआ कि मुझे 2 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4। अब 4 1 जा 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा 32 डिवाइड हो जाएगा। अभी भी रेशो कितना आ रहा है 1:8 का रेशो आ रहा है। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड जब तैयार होता है तो उसमें उसके पर्टिकुलर एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कनेक्टेड होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही जुड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, जिसमें हमने देखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो 2 लॉज थे वो था एक कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। 2 चीज़ें हैं जो अभी इस चैप्टर का बेस है। आगे नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स हम देखेंगे। हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होते हैं, एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से एटम आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। टिल देन आप लोग रिवाइज कीजिए चैप्टर को, NCERT बुक्स को फॉलो कीजिए, NCERT बुक्स में से इसको रीड कीजिए। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर का बेस बना करके चलेंगे।